हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज हम इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए, इसके बारे में तो हम लोग हमेशा सुनते हैं, हमेशा जानते हैं, और यूपीएससी हमेशा इस बात पे फोकस भी करती है कि आप इसको बताइए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हमारे यहाँ, वो बून है कि बेन है, मतलब कि वरदान है कि अभिशाप है। ठीक है? तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आता है। कई बार इसको डायरेक्ट भी पूछा है क्वेश्चन, एकदम सेम यही हेडिंग बना करके, यही क्वेश्चन बना करके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे ओकेजन आते हैं जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, तो आप इसको जो है अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि समझेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। ठीक है? इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेंगे, और इसमें इंडिया की क्या कंडीशन है, और उसके साथ साथ जो ये इनका मेन मुद्दा है कि ये वरदान है कि अभिशाप है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि वरदान है तो क्या करना चाहिए, यदि अभिशाप है तो क्या करना चाहिए, या फिर बीच की स्थिति है तो फिर आगे भारत को क्या करना चाहिए। यही हमारा कंक्लूजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन यह है कि शुरू करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट आपसे, कि अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं ऐसे-ऐसे वीडियोज़ लेके आता हूँ जो फ्रेगमेंटेड टॉपिक है यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के मेंस के पर्पज़ से। प्रीलिम्स पे हमारा फोकस कम होता है, ठीक है, अभी के लिए। बाद में कोई क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी प्रीलिम्स के लिए कम फोकस होता है, और मेंस के मैं ऐसे टॉपिक को पिकअप करता हूँ जो कि फ्रेगमेंटेड होता है, जो जनरली कहीं मिलता नहीं है, ना तो आपको कंपाइल्ड वे में कहीं पे मटेरियल मिलता है, और ना ही कोई कंप्लीट लेक्चर मिलता है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि जो फ्रेगमेंटेड टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो जाए, और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ दोस्तों, लेकिन वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने देता हूँ, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अभी यूपी पीसीएस का 2020 का मेंस आने वाला है, तो उसके लिए भी जैसे मान लीजिए आपको गवर्नेंस तैयार करना है, यूपी स्पेशल तैयार करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार करना है, ये सब सारी चीजें ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के देख सकते हैं, और कंप्लीट है, उसमें कुछ भी इधर-उधर नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, यूपी स्पेशल खास करके। और अभी कुछ ही दिन में 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर करंट अफेयर की क्लास में यूपी का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसको फोकस करके मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो तैयारी भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी, ठीक है? तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है? तो खैर चलिए शुरू करते हैं हम। अभी आज का जो मुद्दा है उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम इंट्रो की बात करें तो जो इंडिया की अभी 62.5% पॉपुलेशन है, ये 15 से 59 ईयर्स के एज ग्रुप में है। ठीक है? मतलब कि यंग पॉपुलेशन है, जवान लोग रहते हैं इंडिया में। और दोस्तों, एक ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि 15 साल में तो अभी उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन 20 से लेकर के 59 साल का जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 15 साल पे देखिए, वर्किंग पॉपुलेशन का जो डेफिनिशन है वो 15 से 59 है। लेकिन जो देखने को जो प्रैक्टिकली जो देखने को मिलता है वो लगभग 20 साल 21 साल के बाद से लोग वर्किंग हो जाते हैं। ठीक है? तो अभी इंडिया का जो सिचुएशन है, 15 से 59 ईयर्स के लोग जो हैं इंडिया में, उनकी जो तादाद है वो लगभग 62 साढ़े 62% का है। ठीक है? हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो पीडीएफ है इसका वो हिंदी में भी है, तो आप परेशान मत होइए, हिंदी मीडियम वाले भी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी हम बात कर रहे थे कि 15 से 59 ईयर्स की जो एज ग्रुप के लोग हैं वो लगभग अभी साढ़े 62% है, लेकिन 2036 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 65% हो जाएंगे। मतलब कि ये बढ़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ के यंग पॉपुलेशन है। ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे का एक रिपोर्ट है कि इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड विल पीक अराउंड द 2041 2041 तक ये हाईएस्ट पे होगा, पीक पे होगा। लगभग 20 से लेकर के 59 साल के लोगों की जो संख्या होगी वो लगभग 59% के आसपास होगी। ठीक है? पीक का होने का मतलब ये है कि इसके बाद हो सकता है कि इसका ट्रेंड थोड़ा डिक्लाइनिंग हो जाए। अभी अगर हम देख लें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअली होता क्या है, तो यूएन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग the economic growth potential that can result from shifts in population age structure, mainly when the share of working age population मतलब 15 to 64 is larger than the non-working age share of the population 14 and younger and 65 and the older। आसान भाषा में मैं इसको बताता हूँ
डेमोग्राफिक डिविडेंड दोस्तों ऐसी स्थिति को कहते हैं कि जब इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ में सिग्निफिकेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन हो, वो वर्किंग एज पॉपुलेशन की हो। मतलब 15 से लेके 64 एफपीए का जो डेफिनिशन है 15 से लेके 64, इनके द्वारा अगर इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है इन कंपैरिजन जो 14 साल के लोग हैं और जो 65 साल के लोग हैं, इनसे इनका दोनों का एक साथ ले लीजिए और इनका एक साथ ले लीजिए। अगर ये इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो कंट्री है वो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डिविडेंड में है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है अगर इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज्यादा है तो इसका मतलब कंट्री जो है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड में है। ठीक है, अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया एक यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है पूरे विश्व में, जैसा कि बार बार आप जानते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने यहाँ डिक्रीजिंग इन द टोटल फर्टिलिटी रेट जो TFR है दोस्तों, उसका रेट जो है कंटिन्यू घटता जा रहा है। इसकी वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी एक स्टडी हुई है डेमोग्राफिक डिविडेंड पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, और इन्होंने दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए हैं। पहला ये कि जो विंडो है, द विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इज अवेलेबल फॉर 5 डिकेड्स, मतलब कि लगभग 50 साल से हम कहाँ पे हैं, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंडीशन में हैं। ठीक है, मतलब 5 डिकेड बहुत होता है, मतलब 50 साल बहुत होता है। और ये 2005-6 से लेकर के 2055-56 तक जो है हम लगभग डेमोग्राफिक डिविडेंड में रहेंगे। और अगर ऐसी स्थिति में हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही दिशा में लाभ उठा ले तो हमको इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी जो हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे हम इसको इकोनॉमी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो यूएनएफपीए का पहला स्पॉटलाइट था वो तो ये था। दूसरा क्या था, दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो इज अवेलेबल एट डिफरेंट टाइम्स। एक ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इन डिफरेंट स्टेट्स, मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि 2005 से लेकर के 2055 तक सभी स्टेट्स में एक बराबर डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता कि एक साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको सारे स्टेट्स में मिलता, एक ही टाइम पे मिलता, तो हो सकता है कि इनका हम केयर मतलब इनका यूटिलाइजेशन हम ढंग से ना कर पाते और जो इकोनॉमिक आउटपुट उनसे मिलना होता है वो ना मिल पाता। लेकिन सोचिए कि अब कुछ जगह पे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि अगर मान लीजिए केरला है, ठीक है, मान लीजिए केरला में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 2005 से लेकर के 2010 तक रहा। ठीक है, तो हमारा सारा फोकस केरला पे है, यहाँ की जितनी भी यंग पॉपुलेशन है उनको उनके लिए जॉब क्रिएट करें, उनका स्किल हम बढ़ाएं, उनको एजुकेशन दें, उनको हम मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं और इनको प्रिपेयर कर दें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए फुल स्किल से। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो अपना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में शुरू कर दिया। उसके बाद फिर पता चला कि केरला के बाद अभी यूपी में यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, तो हमारा पूरा फोकस यहाँ के यंगर पॉपुलेशन पे हो जाएगा, उनके जॉब पे, उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे। तो यहाँ का तो हम यूज कर ही रहे थे, अब हम यहाँ पे यूज करने लगेंगे। धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, पूरे इंडिया में हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अपना इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन शुरू कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर किसी कंट्री में है तो उसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, इंक्रीज इन लेबर फोर्स ऑब्वियसली। अब मान लीजिए कि 15 से लेकर के इवन अगर मान लीजिए एवरेज हम लेते हैं अपने इंडिया के प्रैक्टिकल वे में, मान लीजिए 20 से लेकर के 59 साल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये लोग काम चाहेंगे। जब काम चाहेंगे और काम इनको मिलेगा तो हमारा जो लेबर फोर्स है वो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद increase in fiscal space created by the demographic dividend to divert resources from the spending on children to investing in physical and human infrastructure। ठीक है, मतलब कि ये अभी जो हमारा जो भी फिजिकल स्पेस है, जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, अभी मान लीजिए कि वो कुछ ही क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं, ए में खर्च कर रहे हैं, बी में खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाएगा तो क्या हुआ कि जो इनका खर्चा होगा वो कई सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा।
केवल स्कूल एजुकेशन पे ही खर्च नहीं करेंगे, बल्कि वो सेविंग भी करेंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि एक कम्प्रीहेंसिव जो है इकोनॉमी का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद राइज इन विमेन्स वर्क फोर्स, ऑब्वियसली देखिए क्या है कि जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली है या फिर जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, उसमें महिलाओं को उतना ज़्यादा काम करने की फ्रीडम नहीं है। लेकिन अभी आप सोचिए कि एक घर है जिसमें 20 से लेकर के 20 से 20 प्लस, आप मान लीजिए कि कोई 2 या 3 महिलाएँ हैं घर में, मतलब कि गर्ल्स हैं, और ये एजुकेटेड हैं, ठीक है, स्किल्ड हैं। तो घर वाले भी चाहेंगे कि ये जॉब करें। अगर मान लीजिए घर वाले कभी-कभी नहीं भी चाहते हैं, तब भी इनका जो एस्पिरेशन होता है, तो ये सोचते हैं कि हम जॉब करें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में, वो बढ़ेगा, और ऑब्वियसली जब महिलाओं का वर्कफोर्स बढ़ेगा तो जो इकोनॉमी का आउटपुट होगा, इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट होगा, वो तेज होगा। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी भी सोसाइटी में 50% लोग मेन है, 50% लोग वीमेन है, और मान लीजिए कि 50% ही कार्य कर रहे हैं, तो मान लीजिए 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सोचिए कि कुछ महिलाएं, इसमें से मान लीजिए 10 महिलाएं आकर के काम करना शुरू कर दी, तो अभी जो है काम करने वालों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। तो ऐसे में जो टोटल आउटपुट होगा वो 120 का हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बढ़ जाएगा, जितना भी बढ़ जाएगा, वो हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी को, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीज इन सेविंग्स, ऑब्वियसली अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है और सारे लोग काम कर रहे हैं, यंगर पॉपुलेशन है, कार्य कर रहा है, तो उनको इनकम मिलेगी, और जब इनकम मिलेगी तो उनकी सेविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि सेविंग इसलिए बढ़ेगी क्योंकि केवल ये यही नहीं है कि जो लोग कमा रहे हैं बस केवल खाने के लिए कमा रहे हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद मिडिल क्लास सोसाइटी, द राइज इन ऑफ द एस्पिरेशनल क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इकोनॉमी में अगर डेवलपमेंट लाना है, ग्रोथ लाना है, तो जो मिडिल सोसाइटी है, इनका ऊपर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही होते हैं जो डिमांड क्रिएट करते हैं सबसे ज्यादा, मिडिल क्लास सोसाइटी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो अपर क्लास सोसाइटी है, उनकी जो डिमांड है वो लिमिटेड हो गई है, मतलब या तो फुलफिल हो चुकी है या तो लिमिटेड हो चुकी है। जो जो चीजें नई मार्केट में आ रही हैं, उसी को वो लोग ले रहे हैं, और इनकी संख्या बहुत कम है। और जो लोअर क्लास है, जो नई चीजें आ रही हैं मार्केट में, उसके लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो नई चीजें आ रही हैं उसका डिमांड नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है, ये जब राइज करेगा तो इनको इसकी भी जरूरत है जो अपर क्लास वाले यूज कर रहे हैं, और इनको इसकी भी जरूरत है जो मिडिल क्लास वाले ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी नई चीज मार्केट में आए, सबसे पहले एक्सेस ये करें। तो सबसे ज्यादा जो नई चीजों का डिमांड होता है दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है, मिडिल क्लास के द्वारा होता है। इसलिए इकोनॉमी में अगर ग्रोथ ले आना है तो मिडिल क्लास का ऊपर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड अप टू 15% ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ इन द एडवांस्ड इकोनॉमीज। अगर हम मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में देखें, जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, या फिर अदर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, कंट्रीज हैं, तो उसमें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इकोनॉमी में, उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 15% है, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना है आपकी, इंडिया में कितना परसेंट है, काफी कम होगा मेरे ख्याल से, ये अभी 5 to 6% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। इसको चेक करने के बाद अगर यहाँ पे कुछ चेंज हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सीकिंग पॉपुलेशन दैट वुड फोर्स हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितने लोग आएंगे मार्केट में और वो जॉब चाहेंगे, ठीक है, अगर जॉब करने वाले होंगे तो जॉब देने वालों की भी संख्या बढ़ेगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी मान लीजिए क्षेत्र में हो रहा है, और यहाँ पे कोई रूरल एरिया में लोग रह रहा है, और यहाँ पे उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उसको जॉब मिलेगी, तो ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा यहाँ पे। और जब माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि पहले ये अर्बनाइज्ड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अर्बनाइज्ड हो जाएगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद राइज इन वर्कफोर्स, इसको तो हमने देख ही लिया। फिर इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, देखिए जब डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा होगा और वो एस्पिरेशनल होंगे, मतलब जॉब सीकर होंगे, और वो चाहेंगे कि इकोनॉमी में और ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो ऐसे में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मतलब कि जो अभी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए जो पार्लियामेंट है, उनका जो फोकस एरिया होगा पॉलिसी बनाते टाइम,
तो उनके फोकस एरिया में हमेशा जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनकी जो नीड है, उनकी जो आवश्यकताएँ हैं और उनकी जो स्किल कैपेबिलिटी है, स्किल लेवल है, उसके हिसाब से वो पॉलिसी बनाएँगे। तो ऐसे में जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो भी काफ़ी फोकस्ड होगी, ठीक है? तो ये सब सारी तो हो गए एडवांटेजेस। अभी चैलेंजेस, अगर मान लीजिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है आपके पास, इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि 15 से 59 साल के बीच में जो जनसंख्या है ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इनका सही मायने में यूज़ नहीं कर पाया गया, इनको यूज़ नहीं किया गया तो ये हमारे सामने चैलेंज बन के आएँगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे इनको भाई अब समाज में रह रहे हैं तो इनकी भी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, अपनी आवश्यकताएँ हैं, ठीक है? और जब आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है और जब फ्रस्ट्रेट होता है तो वो बहुत सारे सोशल इविल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है? आंदोलन करेगा, क्राइम करेगा, ठीक है, ड्रग्स लेगा या फिर इस तरह के जो असामाजिक गतिविधियाँ हैं उसमें संलिप्त हो जाएगा, टेररिज़्म में लिप्त हो सकता है और उसके साथ-साथ जो जिहादिस्ट हैं, जो अलग चीज़ें हैं मतलब एक आप समझ लीजिए नक्सलाइट है, तो इस तरह की चीज़ें जो है समाज में देखने को मिल जाती हैं। तो बेहतर ये है कि जितने भी डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं, कोशिश किया जाए कि इनको सही दिशा में इनके पास स्किल हो, जॉब हो, सारी चीज़ें हो ताकि ये इनका जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो, गलत डायरेक्शन में ना जाए। अभी चैलेंजेज़ क्या-क्या हैं, उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो चैलेंज है, वो है एसिमेट्रिक डेमोग्राफी मतलब जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है? वो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब कि अ, ल एक इवन लेवल में नहीं है, इवन नहीं है। मतलब ये कि किसी स्टेट में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, इवन इस तरह से समझ लीजिए पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। किसी अदर स्टेट में पॉपुलेशन कंसंट्रेशन कम है और पॉपुलेशन कंसंट्रेशन कम होने के साथ-साथ जो वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी कम है, मतलब यंगर पॉपुलेशन कम है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में 2 काम हम कर सकते हैं इनको रियलाइज़ करने के लिए। पहली चीज़ तो ये कि जो जहाँ पे डिविडेंड है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे हम थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस होकर के अपने एफर्ट लगाएँ। दूसरा यहीं पे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको कम करने की कोशिश करें। दूसरी कंडीशन में हम क्या करें, यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है, जो वर्किंग फ़ोर्स है उनको हम क्या करें स्किल दें, जॉब दें, ठीक है? जो कि ऑलरेडी अगर चल रहा है तो उसको और बढ़ाएँ। उसके साथ-साथ जो ओल्ड पॉपुलेशन है यहाँ पे उनके लिए हम अल्टरनेटिव तैयार रखें, ठीक है? मतलब ये कि रिटायर होने के बाद भी हम उनसे कुछ ऐसा कार्य करवाएँ जो कि इकोनॉमी में ग्रोथ दे सके, इकोनॉमी में अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सके, ठीक है? अगला जो चैलेंज है दोस्तों लैक ऑफ स्किल्स। पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड तो हमारे यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ये स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड देखिए स्किल की जो परिभाषा है दोस्तों, वो समय-समय पर बदलती रहती है, ठीक है? अभी जैसे-जैसे हम मशीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मशीन चलाने वाला स्किल हमको चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल जो स्किल था वो अलग स्किल था, ठीक है? तो हमारा जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो समय के साथ जो रिक्वायरमेंट है, टाइम के साथ जो नीड है, उसके पैरेलल ही चलना चाहिए, उसके पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम अपनी कंट्री में देखें, तो मोस्ट ऑफ द न्यू जॉब दैट विल बी क्रिएटेड इन फ्यूचर विल बी हाइली स्किल्ड। हमने कहा कि स्किल की परिभाषा बदलती रहती है और आने वाले समय में जो भी जॉब्स क्रिएट होंगी, वो स्किल रिक्वायर करेंगी, स्किल माँगेंगी, ठीक है? एंड लैक ऑफ स्किल इन इंडियन वर्कफोर्स इज़ अ मेजर चैलेंज। इंडिया may not be able to take advantage of the opportunities due to the low human capital base and lack of skills, ठीक है? अभी मान लीजिए कभी जैसे मान लीजिए हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम इंडस्ट्री 4.0 में एंटर करेंगे तो जो भी वर्कफोर्स हमको यहाँ पे चाहिए वो हाइली स्किल्ड चाहिए, ठीक है? लेकिन हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे समय में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की जो हमको ये अपॉर्च्युनिटीज़ दे रही है, हम उसको मिस कर जाएँगे, ठीक है? उसके साथ-साथ लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ये सब भी हमारे यहाँ जो है इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। देखिए हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो जो वर्कफोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी भी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और अगर एजुकेशन है तो ऑब्वियसली एजुकेशन का बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि सीधा संबंध है स्किल से, ठीक है? अगर एजुकेशन है कम है तो स्किल भी कम होगी तो वापस से वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी। मतलब ये कि इंडिया में जो चैलेंज है वो है लो ह्यूमन डेवलपमेंट और मतलब हेल्थ और एजुकेशन में कमी की। फिर उसके बाद इन्फॉर्मल नेचर ऑफ इकोनॉमी आप जानते हैं कि केवल लगभग 2% ही फॉर्मल इकोनॉमी का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होती है, बाकी 98% हमारा इकोनॉमी इनफॉर्मल है। अब देखिए इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है और इसके
नुकसान क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आप अपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये मान के चलिए, अभी सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी जितना ज़्यादा इनफॉर्मल होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा अनपैरेलल होगा, मतलब सही दिशा में उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद अगला जो चैलेंज है वो है जॉबलेस ग्रोथ का, ठीक है। बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि जिनको जॉब मिल नहीं पा रही है, ठीक है। देयर इज माउंटिंग कंसर्न दैट द फ्यूचर ग्रोथ कुड टर्न आउट टू बी जॉबलेस ड्यू टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये लोगों से स्किल की डिमांड करेगा, लेकिन स्किल हमारे पास है नहीं, तो जो हमारा ग्रोथ होगा वो क्या होगा, जॉबलेस। कुछ ही लोग होंगे जो जॉब करेंगे, बाकी जॉबलेस घूमेंगे इधर उधर मार्केट में, ठीक है। और जो ग्रोथ होगी वो जॉबलेस ग्रोथ कहलाई जाएगी, ठीक है। एज पर द एनएसएसओ पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18, इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19 ईयर इज अराउंड 53%, दैट इज द अराउंड हाफ ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज जॉबलेस। मतलब ये जो 15 से 59 साल का हमारा पॉपुलेशन है, मतलब हमारे पॉपुलेशन में जो 15 से 59 साल के लोग हैं, उसमें से केवल 53% लोगों को ही जॉब मिली है, ठीक है। बाकी जो बच रहे हैं वो क्या है, 47% जॉबलेस है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि 100 लोग हैं किस एज ग्रुप में, 15 से 59 के एज ग्रुप में, तो इसमें से केवल 53 लोगों को ही जॉब देने में हम सक्षम हैं, इनको 53 लोगों को ही हम केवल जॉब प्रोवाइड करवा पाए हैं, बाकी जो 47 लोग हैं ये जॉबलेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी ग्रोथ होगी वो दोस्तों क्या कही जाएगी, जॉबलेस ग्रोथ। तो ऐसी सिचुएशन अगर है भारत में, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली 3 चीज पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, हेल्थ केयर सिस्टम पे, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन पे, जॉब एंड स्किल पे, ठीक है। सबसे पहले तो हम हेल्थ पे फोकस करेंगे। अगर हेल्दी पर्सन होगा तो वो अच्छा एजुकेशन अटेन करने के लिए एटलीस्ट तैयार होगा, और अगर उसके पास अच्छा एजुकेशन होगा तो उसको अच्छी स्किल भी मिलेगी, और फाइनली वो क्या होगा, जॉब के लिए तैयार होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट कार्य करना है दोस्तों, वो है जो एकेडमिक और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है। मतलब ये कि एकेडमी में स्कूल कॉलेज आईटीआई या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो भी चीजें बच्चों को सिखाई जा रही हैं, वो इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा आज का इंडस्ट्रियल बेस है, मतलब कि जो इंडस्ट्री है, देखिए इंडस्ट्री में ही अंतिम समय में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडस्ट्री की जिस तरह की आवश्यकता है उसी तरह का हम अपना सिलेबस, अपना करिकुलम डिजाइन करें, उसी तरह से हम अपने पॉपुलेशन को, हम अपने यंगर पॉपुलेशन को तैयार करें, ताकि इनकी डिमांड हो और यहाँ से सप्लाई हो, ठीक है। ऐसी स्थिति ना होने पे क्या होता है कि इंडस्ट्री की डिमांड अगर किसी स्किल की है, ऑब्वियसली सबसे पहले वो अपने कंट्री में ही खोजता है, लेकिन जब वो कंट्री में नहीं पाता है तो वो बाहर से क्या करता है, हायर करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम हमको करना है, हेल्थ केयर में, क्वालिटी एजुकेशन में, जॉब में और स्किल में फोकस करना है। और ये जो स्किल डेवलपमेंट हो, ये किसके सिंक में हो, एकेडमिक जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है उसके सिंक में हो, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हम अपने स्किल कैरिकुलम को डिजाइन करें, ठीक है। उसके बाद अगर एक यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो अभी हेफा का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, एक हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, ये एक पॉजिटिव एक राइट डायरेक्शन में एक स्टेप माना जा सकता है, ठीक है। हेल्थ में हमको क्या करना है, देखिए फोकस एरिया यही है, आपको समझना सिर्फ इतना ही है, बाकी यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। हेल्थ में क्या करना है, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को डेवलप कीजिए। उसके साथ डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशियो को बढ़ाइए, डॉक्टर्स को स्किल बनाइए, ये सब सारी चीजें। और इसमें आयुष्मान भारत का जो स्कीम है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, आईसीडीएस स्कीम है, ये सब अपने सही डायरेक्शन में काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसको और पूरी तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उसके साथ साथ दोस्तों जॉब क्रिएशन, केवल स्किल करने से काम नहीं चलेगा, केवल स्किल डेवलपमेंट से काम नहीं करे चलेगा, जॉब क्रिएट करना है। देखिए जॉब दो तरह से क्रिएट की जा सकती है। एक तो मान लीजिए पब्लिक, कोई पब्लिक एफर्ट लगाया जाए, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट लगाया जाए, कोई एकेडमी, कोई इंडस्ट्री इस तरह से डेवलप करे और यहाँ पे जॉब क्रिएट करे, उसके बाद पॉपुलेशन को क्या करे, यहाँ पे वो अट्रैक्ट करे। दूसरा हो सकता है कि जो भी पॉपुलेशन हमारे पास पास है, अवेलेबल है, उनके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप किया जाए कि वो खुद ही इंडस्ट्री, कुछ ऐसा अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ अपना ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप करें,
ताकि ये तो खुद ही जॉब करें और उसके साथ-साथ ये खुद भी जॉब देने के लिए एलिजिबल हो जाएँ, मतलब दूसरे लोगों को भी जॉब दें। मतलब ये कि जो प्राइम मिनिस्टर बार-बार ये कहते हैं कि आपको जॉब सीकर नहीं बनना है, ठीक है? जॉब गिवर बनना है। मतलब जॉब आपको चाहिए नहीं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोगों को भी जॉब दीजिए और खुद भी जॉब कीजिए, ठीक है? अब इसमें अगर आप कुछ पॉजिटिवली चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का जो अभी इंडेक्स आया है, इसमें लगातार इंडिया सुधार कर रहा है। आप इसको लिख सकते हैं और इसी को फ़ोकस करके आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया ये सब सारे प्रोग्राम्स जो है लॉन्च किए गए हैं। उसके साथ-साथ दोस्तों अगला जो काम करना है, ये तो हो गया पॉपुलेशन फ़ोकस्ड, उसके बाद अर्बनाइज़ेशन। अर्बनाइज़ेशन मतलब ये कि कहीं पे भी अगर मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा कि हमने कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे अर्बनाइज़ेशन होगा, ठीक है? अगर अर्बनाइज़ेशन हो रहा है तो ये प्लान्ड अर्बनाइज़ेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का फ़ोकस इस पे भी होना चाहिए। प्लान्ड अर्बनाइज़ेशन का मतलब दोस्तों कि जो कम से कम बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हेल्थ सिस्टम हो गया, एजुकेशन हो गया और हाउस हो गया, ठीक है? क्लीन वाटर हो गया, सीवरेज ट्रीटमेंट हो गया, सीवरेज का जो नाली-नाला है उसकी सफाई हो गई। इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, अदरवाइज़ जो पॉपुलेशन माइग्रेट करके इस अर्बन एरिया में पहुँचेगी, वो हमको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देना शुरू कर देगी, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी यहाँ पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए दोस्तों कि क्वेश्चन में यही ज़्यादा पूछता है कि इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है इंडिया के पास, लेकिन अभी क्या करना चाहिए और चैलेंजेज़ क्या-क्या हैं, ठीक है? तो आपका जो फ़ोकस एरिया है वो यही है और हमें उम्मीद है कि अब जो है आप इस पे आराम से लिख पाएँगे, ठीक है? अगर हम आप वे फॉरवर्ड के रूप में कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो इंडिया की कंडीशन है, वो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव साइड में है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, ठीक है? तो अभी हमको क्या करना है, टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल जैसा कि हमने कहा, उनके हेल्थ, एजुकेशन, जॉब और स्किल में। फिर उसके बाद एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट में बात करना है, हेल्थ केयर सिस्टम में बात करना है, ये कि इसको हमने देख ही लिया। दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आल्सो ब्रिंग्स कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस ऑब्वियसली जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें लेके आती हैं। विथ इट, इफ increased workforce is not sufficiently skilled, educated and provided gainful employment, we would be facing demographic disaster instead। हमने कहा कि डेमोग्राफिक डिजास्टर क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर की व्यवस्था नहीं है, तो वो गलत कार्यों में लिप्त हो जाएँगे, असामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाएँगे और गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज फेस करेंगे, चैलेंज प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, यदि हम आने वाले समय में इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर अगर कोई और डायमेंशंस आपको समझ में आ रहा है कि और भी डायमेंशंस पे डिस्कस करना चाहिए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है? कमेंट करिए, हम उसको जो है आगे के वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा अदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको जॉइन कर सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है? और उसमें जो जॉइन बटन है उस पे आप क्लिक करिए, उसमें आपको शायद 29 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें ड्रीम प्लस करके एक है जॉइन करेंगे तो आप ड्रीम प्लस को जॉइन करिए, तो उसमें है जो है आप हमको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे आप हमसे डायरेक्ट इंटरैक्ट हो सकते हैं और वहाँ से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।